गर्मी की छुट्टी को लेकर एक हफ्ते से मेघा अपनी बेटी आरुषि के साथ मायके में रह रही है। आरुषि को नानी का घर बहुत पसंद है। आरुषि ने माँ मेघा से प्रॉमिस लिया था, मम्मा गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के घर ज़रूर जाएंगे। तुम तो हर गर्मी में वहाँ जाती हो, इस बार कोई खास बात है क्या? मेघा के यह पूछने पर आरुषि बोली, हाँ, नानू ने दीवार वाला बड़ा टीवी लिया है। बड़े टीवी में प्रोग्राम देखने का मज़ा ही कुछ और है। मेघा इतने दिन मायके में रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ से उसका ऑफिस काफ़ी दूर पड़ता है। आने जाने में 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, परंतु बच्चे की जिद के आगे वह क्या कह सकती है। यहाँ आने के बाद बेटी की हर जिद नानी नानू पूरी करते हैं और यहाँ टीवी सारा दिन चलता रहता है और आरुषि उससे चिपकी रहती है। आज संडे है। आरुषि अपने नाना नानी के साथ हॉल में टीवी देख रही है। मेघा रसोई में रोटियां सेक रही है और हॉल से आती तीनों की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही है। जानती है कोई डांस प्रोग्राम टीवी पर चल रहा होगा। आरुषि को डांस का बड़ा शौक है। हूबहू नकल करती है, चाहे कोई भी डांसर हो या डांस हो, उसके लिए कोई भी पोज मुश्किल नहीं है। जैसे ही टीवी पर डांस शुरू होता है, उसका भी डांस शुरू हो जाता है। उसका डांस देखकर नानी नानू उत्साह बढ़ाते हैं। शाबाश बेटा, एकदम सही पोज लिया है। यह तो पक्की नृत्यांगना है। माधुरी रेखा तो इसके आगे पानी भरती है। मेघा सब कुछ सुन रही है। माँ ने कई बार उसे कहा भी है, इसे किसी अच्छी एकेडमी में डाल दे। अभी से सीखना शुरू करेगी तो 2-4 साल में स्टेज परफॉर्मेंस देने लगेगी। फिर टीवी प्रोग्राम में भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। आरुषि के नाना तो एक ही राग अलापते हैं। शहर में कितनी नामी गिरामी कोरियोग्राफर है, किसी एक को चुन ले, उसकी शागिर्दी में यह सब सीख जाएगी। यह सुनकर आरुषि उत्साहित होती है। अक्सर पूछती है, मम्मी डांस स्कूल में कब एडमिशन कराओगी? मुझे तो डांस सीखना है और मैं ज़रूर सीखूंगी। नानू, आप मम्मी को समझाते क्यों नहीं? मेरी तो कितनी सारी सहेलियां कृपाल सर से डांस सीखती है। मुझे भी कृपाल सर से ही डांस सीखना है। बेटी की बात सुनकर मेघा कोई जवाब नहीं देती है। लगता है वह कुछ सुन ही नहीं रही है। सब कुछ उसके सिर के ऊपर से निकलता जा रहा है। 1-2 बार उसने माँ पापा को फुसफुसाते हुए सुना है। यह मेघा को क्या हो गया है? हमारा बार बार डांस सिखाने के लिए स्कूल में भेजने के लिए कहना इसे बुरा क्यों लगता है? ठीक है भाई, बेटी उसकी है, जो चाहे करे। परंतु मेघा के पिता भरत मन ही मन पत्नी से कहते हैं, नहीं शारदा, तुम कुछ नहीं समझोगी, छोड़ो ये सब। चुपचाप तो वह शुरू से ही रहती थी, परंतु पिछले 2-3 महीने से यूँ गुमसुम रहना अब सबको अखरता है। ऑफिस में सभी उसके स्वभाव पर टोकते हैं। कई बार उसके देवर और पति भी कह देते हैं, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हें चुपचाप काम करने के लिए बनाया गया है। ना बोलना, ना बतियाना और ना किसी से कोई सवाल पूछना। ऑफिस में उसकी दोस्ती सिर्फ शिल्पा से है, बस उसी से बातें कर लेती है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली है। पति गौरव 2-4 दिनों में उसे और आरुषि को ले जाएंगे। मेघा के लिए तो जैसा मायका वैसा ससुराल। पर जब से आरुषि को पता लगा है कि पापा ने नई गाड़ी ली है, खूब खुश है। हम तो अपनी नई गाड़ी में दादी के घर जाएंगे। सारा दिन उसके लिए डांस या नई गाड़ी के अलावा कोई बात करने को विषय ही नहीं है और मेघा सारा दिन बोर होती है, खासकर जिस दिन छुट्टी हो। रोटियां सेक कर वह बालकनी में आ खड़ी हुई। दीवार पर उसके बचपन की एक फ़ोटो लगी है, जिसमें वह कथक की ड्रेस में डांस कर रही है। तस्वीर देखते ही यादों के पन्ने पलट गए। अपनी बेटी की तरह मेघा को भी डांस का बहुत शौक था। तब वह सिर्फ 6 वर्ष की थी।
घर के सामने एक डांस स्कूल था जो आज भी है। यह बात दूसरी है कि वह एक बहुत बड़ी एकेडमी में बदल गया है। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर आज इसके डायरेक्टर हैं। यहाँ रोज़ बड़ी बड़ी गाड़ियों से सजी धजी लड़कियाँ उतरती है और उनके साथ उनकी आया या माएँ होती हैं। इसी स्कूल में 25 साल पहले रेनू मैडम होती थी। मेघा उन्हीं से डांस सीखती थी। फीस थी सिर्फ 100 रुपये। एक रोज़ रेनू मैडम ने मेघा की माँ को बुलाया और कहा था, मैडम आपकी बेटी बड़ी टैलेंटेड है, इसे एक अच्छे कोरियोग्राफी की एकेडमी में एडमिशन दिला दीजिए। इस क्षेत्र में यह बहुत आगे जा सकती है। सिविल लाइंस में प्रदीप नाम के एक कोरियोग्राफर की एकेडमी है। यह उस एकेडमी के लिए सही रहेगी। हाँ, उनकी फ़ीस कुछ ज़्यादा है। कितनी फ़ीस होगी? 2000 रुपये महीना। 2000? शारदा के लिए 2000 रुपये हर महीने देना असंभव था। पास खड़ी मेघा ने माँ के चेहरे के आते जाते भाव देखे। रेनू मैडम से 3 साल कथक सीखा और स्टेज शो में कितने ही इनाम पाए, याद नहीं। हाँ, माँ का उस दिन का चेहरा आज तक याद है। माँ के चेहरे को देखकर वह समझ गई थी कि सपना देखना भी गलत है, परंतु सपने तो सपने हैं, उन्हें देखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक आस होती है, शायद कि कभी पूरी भी हो जाए। घर आकर माँ ने मौका देख पापा से बात की थी। सुनते ही पापा क्रोध में चिल्लाए थे, शारदा तुम्हारा तो दिमाग खराब है। 1000 रुपये? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? कभी सोचा भी है? अरे इस फ्लैट की मासिक किस्त 7000 रुपये है। विजय की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लिया है। 4000 रुपये महीना उसका कटता है। ये दोनों लोन की किस्तें तो सैलरी हाथ में आने से पहले ही कट जाती है। पिछले महीने फ्रिज खरीदा, उसकी भी किस्त 500 रुपये है। अभी जो बोनस मिला था उसे चुपचाप रख दिया कि जब दुकानों पर सेल लगेगी तो अपने लिए एक स्वेटर और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदूंगा। रसोई में मिक्सी नहीं है, तुम कई बार कह चुकी हो। घर में मेहमान आते हैं तो पड़ोसियों से मिक्सी मांग कर लाती हो। सब की रसोई में नए नए गैजेट्स हैं, उनकी कमी के बारे में तुमने कई बार कहा है। इन सब के लिए पैसा कहाँ से लाऊं, जबकि तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपये है। जोड़ तोड़ कर हमारी रोटी का इंतजाम होता है और तुम कहती हो बेटी को डांस सिखाने के लिए 2000 रुपये फूंक दूँ? परे मारो इस शौक़ को। देखो, सीधे साधे इसे पढ़ने दो। इसके दिमाग में डांस सीखने का फुतूर मत डालो। पर्दे के पीछे खड़ी मेघा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। पापा का क्रोध कम नहीं हुआ था। याद है, 10 साल से हम दिल्ली से बाहर घूमने कहीं नहीं गए। फिर इतनी महंगाई, लगता है घर का खर्च और किस्तों में सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। पापा की आवाज़ भर्रा रही थी। पर्दे के पीछे खड़ी मेघा को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा था। वह छोटी थी, परंतु सब समझती थी। वह पापा को परेशान देख नहीं सकती। उसने कसकर आंखें बंद कर ली थी। मन कड़ा करके निश्चय किया कि अब कभी डांस सीखने की जिद नहीं करेगी। लेकिन कोई यह तो बताए, इन किस्तों में सपनों के लिए कोई किस्त क्यों शामिल नहीं है? उनको पूरा करने का जिम्मा किसका है? पता नहीं क्यों जी चाहा कि सामने टेबल पर रखा कांच का गिलास उठाकर किसी कोने में जोर से मारे। शायद सपने टूटने का दर्द थोड़ा कम हो जाए। सपने तो टूट ही गए, दर्द भी हौले हौले चला जाएगा। मेघा चुप और शांत रहने लगी थी। यह बात कोई नहीं जानता था सिवा पापा के। वही एक थे जो उसके चुप रहने का कारण जानते थे। जीवन जीने के लिए साधन जुटाने की इस होड़ में उसके सपनों को किसने सेंध लगाई है, यह अपराध भाव भरत के अंदर था। लेकिन मजबूर थे कि जीविका पहले है, सपने बाद में आते हैं। मेघा ने BA MA किया और एक नौकरी पा ली। वह संतुष्ट थी
ऑफिस में काम करते हुए एक कलीग से दोस्ती हो गई। पहले थोड़ा घूमना फिरना और फिर प्यार इकरार। कुछ दिनों बाद दोनों के परिवारों को पता चला, फिर बातचीत हुई। दोनों परिवारों को शादी से कोई गुरेज नहीं था। हमारे पास देने को दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेघा के पिता भरत ने साफ शब्दों में गौरव के पिता को बता दिया था। गौरव के पिता ने भी कहा था, भाई साहब हम पूरे सूरे हैं, हमारी माली हालत आप जैसी ही होगी। हमें सुंदर सुशील व घर को संभालने वाली बहू चाहिए। ये गुण आपकी बेटी में जरूर होंगे। शादी से पहले गौरव कई बार मेघा को अपने घर ले गया था। वह अपने सास ससुर से मिली थी, सब अच्छे लगे, सब अपने घर जैसा लगा ही नहीं कि यह उसकी होने वाली ससुराल है। घर में 2 देवर, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे और गौरव के माँ बाप थे। घर के नाम पर 2 कमरों का फ्लैट था, ठीक उसके घर की तरह। ससुर अकाउंटेंट थे, सास उसकी माँ की तरह हाउसवाइफ थी। भाइयों में गौरव सबसे बड़ा था। गौरव व मेघा की शादी का आयोजन एक हॉल में हुआ था। दोनों परिवारों ने मिलकर एक पार्टी दे दी थी। वह खुश थी कि उसे मनचाहा वर मिल गया है। शादी से पहले अक्सर दोनों में बहस होती थी, हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। मैंने तो आज तक कोई हिल स्टेशन नहीं देखा। मैं भी कौन सा घूमने गया हूँ। दिल्ली से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हाँ, हम कहीं भी जाएं, पर इलाहाबाद नहीं जाएंगे। बोर हो गया हूँ, पर मैं तो दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं गई। मेरे लिए तो हर शहर नया होगा। तो फिर हम आगरा चलते हैं, वहाँ ताजमहल पर हनीमून मनाएंगे। सुबह चलेंगे, दूसरे दिन सुबह दिल्ली वापस। गौरव अपने प्रस्ताव पर खुद ही हंस पड़ता। मेघा मुंह फुलाकर बैठ जाती। फिर मान मनाल, प्यारी भरी चुहल और हंसना खिलखिलाना। जब वह हंसती तो गौरव मेघा को एकटक देखता। जानती हो, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है समुद्र की लहरें ठाठे मार रही है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, तुम बस यूं ही हंसती रहा करो, बड़ी प्यारी लगती हो। गौरव उसे बाहों में भर लेता और हनीमून की बात वहीं की वहीं रह जाती। शादी के बीच का वह हादसा कभी नहीं भुलाया जा सकता। अचानक मेघा के ससुर का दिल का दौरा पड़ा तो अफरातफरी मच गई। गौरव पिता को लेकर अस्पताल गया और गौरव की माँ मेघा को लेकर घर आ गई। घर का माहौल एकदम से बदल गया था। ससुर की तबीयत थोड़ी संभली तो सबको चैन आया, पर वे इस लायक नहीं थे कि नौकरी पर जा सके। काफ़ी कमज़ोर हालत में थे। एक दिन गौरव ने बताया, पापा ने इस फ्लैट के लिए बैंक से लोन लिया था, जिसकी हर महीने किस्त जाती है। भाई के लिए भी LIC से लोन लिया था, जिसकी भी किस्तें जा रही है। घर की किस्त 10,000 रुपये महीना है और भाई की पढ़ाई की लोन किस्त 5,000 रुपये महीना। ये दोनों पापा की तनख्वाह से कट रही थी। पापा की हालत देखकर नहीं लगता कि पापा नौकरी पर जा सकेंगे। अब इसकी भरपाई की जिम्मेदारी हम पर है। आशा है तुम मेरा साथ दोगी। घर का खर्च व पापा की दवाइयों का खर्च तुम संभालो और मैं LIC और बैंक से लिए गए लोन की किस्तों को चुकाऊंगा। बात सिर्फ 4 साल की है। 4 साल बाद दोनों छोटे भाइयों की नौकरी लग जाएगी, तब वे दोनों हमारी मदद करेंगे। देखना, सब ठीक हो जाएगा। वह अवाक थी। सास ने सही कहा था, हम दोनों की माली हालत एक सी है। वहाँ भी किस्तों के बोझ के कारण यही कहते थे। बस थोड़े दिन की बात है, अकेले पापा ढो रहे हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पति भी यही समझा रहे थे। आखिर कब तक यह चलेगा? शायद सारी जिंदगी। शादी से पहले मेघा की जिंदगी नीरस बेनूर थी। शादी के बाद सोचा था यहाँ खुलकर अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जिएगी। यहाँ तो कमाने वाले 3 हैं और अब तो 2 ही जन हैं। फिर भी सब कुछ पहले जैसा ही, वही किस्तों का बोझ, वैसा ही सोच। मेरे जीवन तो किस्तों की गणित के बीच ही बीत जाएगा।
ससुर बिस्तर पर है, सासू माँ बिल्कुल मम्मी की तरह सारा दिन घर परिवार के लिए कोयला के बैल की तरह जुटी रहती है। मुझे जल्दी ही समझ में आ गया था कि यहाँ सबको परिवार की ज़रूरत के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ अपनी लीक से हट कर सोचना गुनाह है। खासकर खर्च के मामले में सबको हाथ खींचकर चलना पड़ता है। पापा ने घर की तरह यहाँ भी कोई नया सपना देखना मना है। इसीलिए मेघा चुपचाप सारा कुछ ढोती जा रही है। कभी नहीं कहा कि हनीमून ना सही, कहीं और घूमने चले। घूमने का प्लान बनाते बनाते 2 वर्ष गुजर गए। फिर आरुषि का जन्म हुआ। बहुत खुश थी वह नन्ही सी प्यारी सी परी को पाकर। एक दिन उसने गौरव से कहा, क्यों ना हम बेटी के आने की खुशी में अच्छी सी पार्टी दे। पहली बार मेघा की खुशियों ने उछाल मारी थी। वह मन ही मन में मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर चुकी थी। बढ़िया सी पार्टी का मतलब है 1 लाख रुपए का खर्चा। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उनका उत्तर सुनकर मेरा मन बूझ गया। लगा सामने पति गौरव नहीं बल्कि पिता भरत खड़े हैं। अभी पापा की तरह किस्तों की लिस्ट पढ़ी जाने लगेगी और कुछ सुनने से अच्छा है यहाँ से चुपचाप खिसक लो। ठीक भी है, आरुषि के आने से घर का खर्च बढ़ गया है। उसे पूरा करे या फिर पार्टी पर खर्च करे। इस बीच दोनों भाइयों की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। दोनों ने नौकरी के साथ साथ शादी भी कर ली है। दोनों 2,500 हजार रुपये घर खर्च में डालकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। जो पैसा बैंक में लोन की किस्त अदा करने में जाता था वह आरुषि पर खर्च हो जाता है और बाबूजी की दवाओं पर खर्च हो जाता है। ना कोई कुल्लू गया, ना मनाली, ना आगरा। दोनों मियाँ बीवी एक ही जगह बैठे कर्जा, आमदनी और खर्चों के हिसाब में उलझे हुए हैं। दोनों खूंटे से बंधी गाय की तरह हैं जो सुबह से शाम तक घूमकर एक घेरे में सिमटे हुए हैं। एक दिन गौरव ने बताया, मैंने कार लोन के लिए अप्लाई किया है। अगले महीना कार आ जाएगी। क्यों? स्कूटर से काम चल रहा है ना? नहीं, स्कूटर भी खटारा हो गया है। हमें अपना स्टैंडर्ड भी तो ऊंचा करना है। गौरव ने ऐसे कहा जैसे वह आगरा का ताजमहल खरीदने जा रहा है। मेघा को गौरव पर बड़ा गुस्सा आया। 2 बरस से आरुषि दीवार वाला बड़ा टीवी खरीदने के लिए जिद कर रही है तो गौरव ने यह कहकर बच्ची को बहला दिया, बेटा अब की बोनस मिलेगा तो पक्का बड़ा टीवी खरीदेंगे। फिर हम मुंबई भी जाएंगे, तुम्हें वहाँ डांस शो भी दिखाएंगे। स्टेज शो देखने का तुम्हें बहुत शौक है ना? पापा की बात सुनकर आरुषि खुशी से तालियां बजाती है, लेकिन मेघा गुस्से में कहती है, क्यों बच्ची से झूठा वादा करते हो? कभी सोचा है तुमने इन्हीं झूठी बातों से बच्ची का तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। गौरव को अंजाम की परवाह नहीं है। छोड़ो, वह तो बच्ची है, थोड़ी देर में सब भूल जाएगी। तुम यह सब मेरे ऊपर छोड़ो। रही बात गाड़ी लेने की, वह तो मैं ज़रूर लूँगा। लेकिन मेघा जानती है आरुषि की आंखों में चमकते तारों से टिमटिमाते सपनों का क्या होगा। यह बात उसने अपनी सहेली शिल्पा को बताई थी। बताते समय उसकी आंखें भरी हुई थी। मेरे जीवन के सारे सपने पैसों की कमी का कारण दफन होते रहे तो क्या आरुषि का साथ भी वही होगा? शायद उसकी जीवन का पहला अध्याय भी मेरी तरह लिखा जाएगा और शायद आगे भी यूं ही होगा। शिल्पा ने उसे दिलासा दी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वक्त बदलेगा, तेरी बेटी के सपने जरूर पूरे होंगे। घर की बालकनी में खड़ी मेघा यह सब याद कर रही थी कि आरुषि की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मम्मी, आप बालकनी में खड़ी होकर बाजार की रौनक का मजा ले रही हो और मैं आपको आवाज़ें देकर थक गई हूँ। क्या हुआ बेटा? मेघा की भी आंखें छलक रही थी। सबने देखा, सच में उसने बेटी की आवाज़ नहीं सुनी। अंदर आओ, नानू बुला रहे हैं। आरुषि की आवाज़ आज खुशी से भरी थी। शायद टीवी पर कोई नया बढ़िया प्रोग्राम आ रहा होगा, इसी को लेकर उत्साहित है। जबकि मेघा को इन प्रोग्रामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आती हूँ कहकर वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वह फिर से वही सब सोच रही थी। तो क्या महिलाओं और बच्चियों का सपना
देखना मना है? नहीं, शायद यह सोचना गलत है। याद है, विजय भाई 12वीं में पढ़ रहा था। उसे रचनाएं लिखकर छपवाने का शौक जागा। हाथ से लिखी रचनाओं में काफ़ी गलतियां होती थी। किसी ने सुझाया, कंप्यूटर पर लिखकर प्रिंट निकाल कर भेज सकते हो, और उसमें तो एडिट की व्यवस्था होती है, गलती होने की संभावना ही नहीं है। विजय ने पापा से कंप्यूटर की फरमाइश की। पापा ने छूटते ही कहा, पहले पढ़ाई करो। तुम्हारे इस छोटे से शौक के लिए 60,000 रुपये खर्च करने में बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। बात यह नहीं कि महिलाओं और स्त्रियों के सपने टूटते हैं, बात यह है कि उन जैसे मध्य वर्ग परिवारों में पुरुष जब कमाने लग जाते हैं तो पुरुषों को पहले अपने सपने पूरे करने की आज़ादी हो जाती है। स्त्री स्वयं कमाते हुए भी सपनों को पूरा करने के लिए आज़ाद नहीं है। सच तो यह है कि उसको तो सपने देखने की इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि आमदनी और खर्च की किस्तों में सपनों के लिए कोई किस्त रखी ही नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह पैसा इकट्ठा करके आरुषि को डांस स्कूल में ज़रूर डालेगी। जानती हूँ, गौरव तो जरा भी सहयोग नहीं देगा। उसकी सोच में यह सब है ही नहीं कि पत्नी व बच्ची की इच्छाओं को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वह तो पापा की तरह दुनिया की होड़ में लगा है। यह सब सोचकर आज मन काफ़ी विचलित था। ओह मम्मी, आप तो फिर वहीं बैठ गई। नानू कब से बुला रहे हैं? आरुषि का स्वर एक बार फिर कानों में पड़ा। वह उठकर हॉल में पहुंची। बेटा आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। पापा ने बड़े लाड से मेघा को पास बैठाया। उनके हाथ में पिंक रंग का कोई कागज़ था। उन्होंने हॉल से उसकी हथेली पर उस कागज़ को रखा। पापा, यह क्या है? यह तो चेक है। नहीं, यह तो डिमांड ड्राफ्ट है, और वह भी मेरे नाम। वह कभी पापा तो कभी माँ का चेहरा देख रही थी। लिखी रकम पढ़कर चौंक पड़ी। 10 लाख रुपये? हाँ बेटा, ये 10 लाख रुपये तेरे हैं। सुन, 10 बरस पहले मैंने बैंक में पीपीएफ खाता खोला था। सोचा था जो पैसा डालूंगा तेरी शादी के समय काम आएगा। साल का 1 लाख डालता था। तेरी शादी में तो सिर्फ 20,000 रुपये लगा था। यह पैसा जमा होता गया। कल यह पैसा 10 लाख रुपये बन गया। सो वही निकाल कर तेरे को दे रहा हूँ। कहते हुए पापा का गला भर आया। आई एम सॉरी बेटा, जीवन भर किस्तें ही चुकाता रहा हूँ। उस वक्त तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को दफन करता गया। दुख तो होता था, पर क्या करता। तुम्हारी व विजय की पढ़ाई, घर का सामान, फ्लैट, सबके लिए लोन लेना पड़ा था। तू सब जानती है। आज तुम और गौरव उसी जगह पर खड़े हो। जानता हूँ तुम दोनों का जीवन भी मेरी तरह बीतेगा, किंतु इस बेटिया के सपनों का क्या होगा? अब इस पैसे से बेटी को किसी अच्छी सी डांस एकेडमी में एडमिशन दिला दे। बच्ची होनहार है, देखना बहुत आगे जाएगी। कहते हुए पापा की आंखें छलक आई थी। वे आगे बोले, एक बात और, इन पैसों से मकान की किस्तें मत भरना, समझी? तेरे ना सही, इस बच्ची के सपने तो पूरे हो जाएंगे। मेघा को भी आंखें छलक रही थी। सबके पीछे माँ खड़ी थी। उसके हाथ में घुंघरू थे जो 20 साल पहले किसी डांस शो में मेघा को इनाम में मिले थे। सब ने देखा, माँ घुंघरू छन छन बजा रही थी। आरुषि हैरान थी। जो मम्मी चुपचाप रहती थी, आज खुशी से नाच रही थी। आरुषि ने भी माँ का साथ दिया और बेटी को डांस क्लास में एडमिशन कराने की सोचने लगे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।